So abhi what are we going to talk about? We're going to talk about the doctrine of separation of power under the administrative law. ठीक है, अब ये जो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है वो हमारे को सबसे पहली थ्योरी दी थी मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि पावर जो है वो 3 तरह के फॉर्म में डिवाइडेड होती है किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। दैट इज, फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देन ही सेड दैट these powers should be vested in separate and distinct organs। यानी कि जो अब हमें बहुत क्लियर है कि पावर 3 तरह की होती है, इन हर ऑर्गन की अपनी एक स्पेसिफिक पावर होती है। अगर किसी इंस्टांस के लिए हम ये मान के चलें कि इनकी जो सेपरेटेड पावर्स हैं, अगर उनका कोई भी इन्फ्लुएंस किसी दूसरी मतलब पर्टिकुलर पावर के ऊपर होता है या ऑर्गन के ऊपर होता है, तो उससे क्या है, बेसिकली कट डाउन हो जाएगी आपकी लिबर्टी, यानी कि फ्रीडम नहीं रहेगी। ये चीज़ हमने मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी इट वाज वेरी क्लियर कि वेयर इट वाज सेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि हमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं चाहिए। ठीक है, वी नीड द रीजनेबलनेस टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ एन एक्शन। हम क्रूटेल नहीं कर सकते हैं फ्रीडम, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, तो मॉन्टेस्क्यू ने भी यही चीज़ बोली कि पावर जो है वो किस तरह से डिवाइडेड होती है, वो 3 विंग्स में डिवाइडेड है, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। और ये क्या होनी चाहिए, इनकी पावर्स वेस्टेड इन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स। और अगर हम एक इंस्टांस के लिए देखते हैं, अगर ये गलती से भी यूनाइट होती हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो लिबर्टी। नाउ नेक्स्ट इज वेयर एनी ऑफ दीज पावर्स आर जॉइंड विद लेजिस्लेचर। अगर हम इसको लेजिस्लेचर के साथ ज्वाइन करते हैं, लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द सब्जेक्ट वुड बी एक्सपोज टू आर्बिट्ररी कंट्रोल। यही वाली मैंने चीज़ बताई कि बेसिकली सब्जेक्ट यहाँ पे कौन हुआ, इंडिविजुअल्स, द सिटीजन्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी अगर कंप्लीट लेजिस्लेचर का कंट्रोल हम बोलो कि अगर किसी बेसिकली एक व्यक्ति के हाथ में सारा कंट्रोल आ जाए, जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ हिटलर। तो उन्होंने क्या किया, आर्बिट्रेरीनेस अपनी यूज़ करी, मतलब कि उनका ही राज है, तो देयर वाज नो फ्रीडम, राइट। तो इसी पर्टिकुलर सेपरेशन ऑफ पावर के अंडर सबसे मतलब इन 1960s वेड एंड फिलिप्स जो थे, उन्होंने, दे वर द जूरिस्ट अगेन, इन्होंने क्लियर किया कि सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स 3 डिफरेंट थिंग्स। अब ये 3 डिफरेंट थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे बोलते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है। तो क्या बोल रहा है कि एक पर्सन तीनों विंग्स में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि लेजिस्लेचर में जो व्यक्ति काम कर रहा है वो जुडिशरी में भी काम करे, वो एग्जीक्यूटिव में भी काम करे। प्राइमरी फंक्शंस बेसिकली इट मीन्स। उसके बाद वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब एक ऑर्गन जो है ना वो दूसरे ऑर्गन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ डॉक्ट्रिन बेसिकली, राइट, बट ये एप्लीकेबल नहीं होता है इन आवर कंट्री, बट हाउ इट स्टार्टेड वी आर स्टडिंग दैट। नेक्स्ट इज वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज दी फंक्शंस ऑफ द अदर, मतलब कोई फंक्शंस को भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 1765 में। 1765 में ब्लैकस्टोन वॉज द जूरिस्ट जिन्होंने ये चीज, अगेन द सेम थिंग वॉज सेड दैट 3 ऑर्गन्स एंड पावर्स आर गिवन टू, I should bit zoom, yeah. If all the 3 organs or the power are given to one man, it will lead to end of personal liberty। मतलब आपके पर्टिकुलर कंट्री में फ्रीडम ही नहीं रहेगी अगर एक ही व्यक्ति को दी जाती है, और ये चीज़ कही थी ब्लैकस्टोन ने। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ फ्रांस ने ये चीज़ अनाउंस करी कि ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो। ठीक है, मतलब दिस वाज 1789 में, इट वाज सेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द फ्रांस। लेकिन अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करें, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, विंग्स वर्क ही नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ पावर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द रिजिडिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। हम उसे एज इट इज़ नहीं कर सकते, ये बोल ही नहीं सकते कि सेंटर में फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक पर्टिकुलर एक्ट बनाया, ठीक है, अगर वो एक्ट को इम्प्लीमेंट कराना है तो हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का उसके अंडर होना इज इम्पॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ डेलीगेटेड पावर। सेंटर अपनी पावर डेलीगेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को, यानी कि जो हमारे ग्राउंड लेवल पे हैं, फॉर एग्जाम्पल IAS
इन सबको इन्होंने पर्टिकुलर ये पावर डेलीगेशन करते हैं। तो इंटरैक्शन तो स्टिल इट इज टेकिंग प्लेस, हम आगे पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर होगा इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट इज फ्रिडमैन एंड बेंजाफील्ड जो थे, उन्होंने क्या बोला कि द ट्रूथ इज ऑफ थ्री फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट contains element of other two, and that any rigid attempt to define and separate the functions, there must be either failure or cause serious inefficiency in the government. ये वाली बात वही बात हुई कि फ्रिडमैन एंड बेंजाफील्ड ने बेसिकली ये चीज़ क्लियर करी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सेपरेशन ऑफ पावर को रिजिडिटी से एक्सेप्ट करें कि वो वाला पर्टिकुलर विंग वैसे ही काम करेगा, ये वाला ऐसे ही काम करेगा। नहीं, इंटरैक्शन इज इम्पॉर्टेंट। अगर इनकी इंटरैक्शन नहीं होती है, अब वो इंटरैक्शन कैसे होगी वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अगर इनकी इंटरैक्शन नहीं होती आपस में, पावर तो सेपरेटेड है लेकिन थोड़ा बहुत इनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर रहता ही है, तभी पर्टिकुलर गवर्नमेंट या पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और पर्टिकुलर कंट्री जो है वो अच्छे से चलाई जा सकती है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर में एक और जूरिस्ट थे 1986 में। बासु ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे से इस सेपरेशन ऑफ पावर को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया, मतलब इसको बताया कि कैसे हम इसे रिजिडिटी से तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम चलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस पे। ठीक है, तो अब ये चेक्स एंड बैलेंसेस क्या चीज़ होती है, ये है कि हमें सेपरेशन करनी पड़ेगी। किस तरह की? ऑर्गेनिक सेपरेशन करनी पड़ेगी। अब किस चीज़ की ऑर्गेनिक सेपरेशन? एसेंशियल और इंसिडेंटल पावर के बीच में, यानी कि जो उनके प्राइमरी फंक्शंस है वो तो वही परफॉर्म करेगा विंग। जैसे कि जुडिशरी का प्राइमरी फंक्शन है कि उसने जजमेंट्स देनी है तो वो वही परफॉर्म करेगा। इंसिडेंटल पावर क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्टिकुलर एक्ट हैज़ बीन बॉट, ठीक है, एंड इट इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जुडिशियल रिव्यू पे सब्जेक्ट किया जा सकता है, जो कि एक्ट किसने लाई है? लेजिस्लेचर ने लाई है। और ये इंसिडेंटल फंक्शन है जुडिशरी का, द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, कि आई होप दिस इज क्लियर। तो यही इसमें डेफिनेशन में क्या है कि दैट वन ऑफ द ऑर्गन और द गवर्नमेंट शुड नॉट एनक्रोच अपॉन एसेंशियल फंक्शंस। एसेंशियल फंक्शंस मतलब जो उनके मेन फंक्शंस है उसमें एनक्रोचमेंट नहीं हो सकती, लेकिन बट मे एक्सरसाइज इंसिडेंटल फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ने कोई पर्टिकुलर डिसीजन प्रेजेंट किया है, यानी कि ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन प्रेजेंट किया है, तो अब बिकॉज ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आएगा और जुडिशरी सेपरेट है, तो पर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के डिसीजन को आप कहाँ चैलेंज कर सकते हो? जुडिशरी में चैलेंज कर सकते हो। तो वो जो चैलेंजिंग पार्ट हो रहा है वो क्या है? आपका इंसिडेंटल फंक्शन है, और जो प्राइमरी पार्ट है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का वो उसका एसेंशियल फंक्शन हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूरिस्ट हेल्ड एट न्यू दिल्ली इन 1959। इस 1959 के कंसेप्ट में क्या बोला गया? जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये हमारा रिक्विजिट भी है कि अगर हमें रूल ऑफ लॉ मतलब रूल ऑफ लॉ हमें चाहिए अपने उसमें, तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना इज एसेंशियल। हाउएवर देयर इज अगेन एन इंटरैक्शन बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि though the recommendation are from their own particular thing, however they will be forwarded to the president for the appointment। तो president appoint कर रहा है उनको, that is an executive wing। जुडिशरी सजेस्ट जरूर करती है लेकिन अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? आपका एग्जीक्यूटिव कर रहा है। तो यही चीज़ है कि हम इसको सेपरेशन ऑफ पावर को एज इट इज़ नहीं ले सकते, लेकिन अगेन चेक्स एंड बैलेंसेस की डॉक्ट्रिन इसमें लगती है कि अगर कोई गलत काम किसी पर्टिकुलर विंग के द्वारा किया जा रहा है, आर्बिट्रेरीनेस शो की जा रही है, तो अदर विंग उसको क्या बोलते हैं, सब पावर्स एक्सरसाइज करके उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकती है। अब हम आते हैं in context separation of power in context to basically in India। Now I'll just turn this because otherwise ये बहुत ही hodgepodge लगेगा। Moreover my writings is also not good। Okay, so अब separation of power के बारे में जब हम बात करते हैं, basically इस separation of power in India के केस में हमारे वेरियस हमारी जजमेंट्स आई है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कभी भी ये चीज़ नहीं बताता है कि
एक पर्टिकुलर विंग जो है हमारा, जैसे कि एग्जीक्यूटिव विंग हो गया या फिर जुडिशरी हो गया, तो 3 पिलर्स हैं ये, इनको मतलब बेसिकली इनकी पावर्स कितनी कितनी पावर्स हैं, है ना, सिर्फ ये बताया गया है। ये वाला डॉक्ट्रिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर हैज नॉट बीन अकॉर्डेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया, लेकिन अब वेरियस जजमेंट्स में सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में क्लैरिफाई किया गया। तो एक हमारा केस था राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1955, सुप्रीम कोर्ट, 49 पेज नंबर। इसमें बेसिकली क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट इंडीड रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये बिल्कुल सत्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन ठीक है, पर हम इस चीज को और एब्सोल्यूट रिजिड, मतलब कि इन इट्स एब्सोल्यूट रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन है उसने रिकॉग्नाइज नहीं की है सेपरेशन ऑफ पावर को, ठीक है। लेकिन इस बात को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे को ये तो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारे तीनों पिलर्स की कितनी कितनी पावर दी गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव है तो उसकी पावर कितनी एक्सटेंड करती है, जुडिशरी है उसकी पावर कितनी एक्सटेंड करती है, कितनी, फॉर एग्जांपल अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट की कितनी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेंशन की गई है, पर क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन को कहीं मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि हम रिजिडिटी से उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कही गई। ओके, तो नेक्स्ट केस हमारा है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1967 का। इसमें बेसिकली ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर बनाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और हर एक पर्टिकुलर जो ये पावर है इसे इसकी एक पर्टिकुलर डिमार्केशन की गई है। डिमार्केशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट बताई गई है कि इंडिविजुअली पर्टिकुलर विंग की कितनी जुरिस्डिक्शन है, कहाँ तक ये अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग देयर। और इन्होंने ये भी बताया कि ये ओवरलैप नहीं कर रहा है एक दूसरे की पर्टिकुलर पावर्स के बारे में, और ये चीज़ हमारे को गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बताई गई। नेक्स्ट बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी सेम चीज़ बोली गई कि मतलब हम प्रिसाइसली ये नहीं बता रहे, मतलब प्रिसाइसली उसकी डिमार्केशन दी गई है पर्टिकुलर विंग की, और वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करता है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेटली सेपरेशन ऑफ पावर मेंशन तो नहीं है, बट इस चीज़ को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि हर एक पर्टिकुलर विंग की जो पावर है उसकी एक लिमिटेड वैल्यू है और वो दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकता है। नेक्स्ट केस आता है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। एक बहुत ही ब्यूटीफुल और वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर को हमने बताया कि ये एक बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ही फीचर है, एंड वी ऑलरेडी स्टडीड दैट कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है। इवन यूजिंग आर्टिकल 368 हम इसे अमेंड नहीं कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को। तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट सेपरेशन ऑफ पावर जो है अब क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हाउएवर इसे रिजिडिटी के साथ एक्सेप्टेंस में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अब ओवरऑल देखा जाए तो मॉन्टेस्क्यू भी मतलब इसी चीज के फेवर में थे कि मतलब वो कि मतलब बेसिकली मीन्स कि ऐसी कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए जिससे आर्बिट्रेरीनेस आए। तो ही वॉज अगेंस्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ द पावर, ठीक है, इंटरैक्शन के अगेंस्ट मॉन्टेस्क्यू नहीं थे। तो हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर का फंक्शन आता है वो किस बेसिस पे आता है, वो बेसिकली ऑन द बेसिस दैट देयर कैन बी एन इंटरैक्शन बट कैन नॉट show any kind of accumulation of the power on particular one place. नेक्स्ट है आसिफ हामिद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बोला कि देखो कोई भी पर्टिकुलर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, कोई भी ऐसी कोई पर्टिकुलर आर्बिट्रेरीनेस शो करता है तो वो सब्जेक्टेड टू होता है जुडिशियल रिव्यू के, आर्टिकल 13 के। तो जुडिशियल रिव्यू
is a powerful weapon to restrain unconstitutional exercise of power of legislature and executive. यही चीज मैंने बोली. अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के. देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसका हम क्लियरली मैं बताती हूँ. भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123, आपको पता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, जिसके अंतर्गत जब हमारी पर्टिकुलर हाउस अगर अपने मतलब अगर हाउसेज अवेलेबल नहीं है या फिर आईड लाइक टू से दैट वो इन एग्जिस्टेंस नहीं है, तो पावर ऑफ किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं, वो एक बाय ऑर्डिनेंस पर्टिकुलर लॉ ला सकते हैं. ठीक है, तो अब ये लॉ मेकिंग जो पावर होती है वो किसके पास है? आपके लेजिस्लेचर के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है. लेकिन अगर लेजिस्लेचर का फेलियर हो रहा है, ठीक है, तो फिर वो किसके हाथ में जा रही है? एग्जीक्यूटिव के पास जा रही है. तो दिस क्लियरली शोज कि हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन है उसे रिजिडिटी से हम इंडिया में फॉलो नहीं करते हैं. वैसे जुडिशियल रिव्यू भी हो गया. अब आर्टिकल 50 पर एट द सेम पॉइंट ये भी कहता है कि ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे स्टेट के द्वारा कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेटेड रहेगी. ठीक है, फिर 121 और 211 ये बोलता है कि that the judicial conduct of the judges of the Supreme Court and High Court cannot be discussed in the Parliament and the state legislature. ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ रहे हैं बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर के, कि जुडिशियल कॉन्डक्ट किसी जज का, ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहां पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है. आर्टिकल 122 एंड 212 भी इसका एक पार्ट है. द वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट. ये चीज़ तो ऑब्वियसली पावर है कि अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ठीक है, 122 और 212 में, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते. लेकिन सिमिलर चीज़ को कोर्ट ने ये भी कहा था कि उनकी प्रोसीडिंग्स को नहीं हम क्वेश्चन कर सकते, बट उनके लिए हुए डिसीजंस के ग्राउंड्स को हम क्वेश्चन जुडिशियल रिव्यू में, मतलब दे कैन बी बॉट अप. नेक्स्ट इज 361 आर्टिकल 361 बोलता है प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल नॉट बी अवेलेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्साइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पास्ट एंड ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस. यानी कि जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है, उनकी पर्टिकुलर जो उनके पास ड्यूटीज है परफॉर्म करने के लिए उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में. ठीक है जी. नेक्स्ट इज फंक्शन ओवरलैप अमंग्स द ऑर्गन ऑफ द लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट. मतलब अगर हम बात करें ओवरलैपिंग की, ठीक है, हमने बोला कि ओवरलैप नहीं होनी चाहिए. दैट वाज व्हाट मोंटेस्क्यू हैज आल्सो सेड कि दिस शुड नॉट ओवरलैप. However, if we talk about in perspective of इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो ओवरलैपिंग होती है. अगर लेजिस्लेचर को देखें, पावर ऑफ लेजिस्लेचर, कैसे लेजिस्लेचर ओवरलैप करता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को, तो जुडिशरी के कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो अगर जजेस की इम्पीचमेंट करनी है, रिमूवल करनी है, डिसमिसल करनी है, तो वो पार्ट किसका आएगा? अगेन लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट की उससे होगा. authority to revalidate legislation that the court had deemed ultra wise and amended them. मतलब अल्ट्रा वाइज का मतलब होता है कि कोर्ट अगर अपनी पावर से बियॉन्ड कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, अपनी पावर से बढ़कर कोई डिसीजन देता है, तो भी लेजिस्लेचर के पास पावर है उस केस में. इफ इट्स प्रिविलेज इज वायलेटेड, इट हैज द अथॉरिटी टू पीनलाइज द ऑफेंडिंग पार्टी. मतलब अगर जैसे हमने बोला पार्लियामेंट के अंदर ही कोई व्यक्ति कोई पर्टिकुलर ऑफेंडर है, प्रोसीडिंग्स के टाइम पे ही वो कोई वायलेशन कर रहा है, या मतलब कोई भी ऐसा ऑफेंडर है जो वायलेशन टेक प्लेस कर रही है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी, मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट है किसी पर्टिकुलर जज का, तो भी उसको क्या कर सकते हैं? इम्पीच किया जा सकता है. तो वही है कि प्रिविलेज को वायलेट किया गया है किसी पर्टिकुलर जुडिशरी में, तो भी हमारे पास पावर किसके पास दी गई है? लेजिस्लेचर के पास. अब एग्जीक्यूटिव के कंटेक्स्ट में बात करते हैं. एग्जीक्यूटिव के पास पावर क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से आती है, ठीक है, जो कि आपके लेजिस्लेचर ने ही दी है. तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर सर्व एज अ लीडर ऑफ ईच गवर्नमेंटल मिनिस्ट्री. ये तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम
बेसिकली हम बात करें ओवरलैपिंग फंक्शन, लेजिस्लेचर की पावर एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे ओवरलैप करती है कि जो पर्टिकुलर एक विंग है एग्जीक्यूटिव विंग, उसका जो हेड होगा वो कौन होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। इट कैन डिसॉल्व द गवर्नमेंट विद द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और कभी भी उसे डिसॉल्व भी किया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस के मोशन से। कैसे, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो वही उसको डिसॉल्व करेंगे। The ability to evaluate the executive's job, एग्जैक्टली तो यहाँ पर क्या लेजिस्लेचर ही इवैल्यूएशन करता है एग्जीक्यूटिव की जॉब के बारे में, ठीक है। जैसे कि एक पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स चलती है, अगर एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर के द्वारा कोई पर्टिकुलर कोई कंप्लेंट की गई है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस करती है, तो वो कौन करेगा, सेंटर करेगा। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट्स की इम्पीचमेंट का प्रोसेस, अगेन विद इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर के पास है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर आर चोजन to the council of ministers on whose advice the president and the governor act। अब आपको पता है कि जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनकी एडवाइस पे ही आपके प्रेसिडेंट और गवर्नर यानी कि एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं। तो ओवरलैपिंग हुई इस केस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरलैपिंग की ही ऑफ पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कैसे ओवरलैप करता है, मतलब एग्जीक्यूटिव की पावर कैसे ओवरलैप करती है विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी एंड विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जुडिशरी के कंटेक्स्ट में, ठीक है। जुडिशरी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहा है कि सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द चीफ जस्टिस एंड अदर जुडिशियल पोजीशंस। आपको पता है कि जब हमने जुडिशियल पोजीशंस के बारे में बात करते हैं तो उन्हें अपॉइंटमेंट किसके कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। अथॉरिटी टू, अब ये पार्डनिंग की पावर भी दी गई है टू द गवर्नर एज वेल एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। किस लिए, कम्यूट करने के लिए, रेमिट करने के, रिस्पाइट करने या पार्डन करने की अथॉरिटी दी गई है, ठीक है, आर्टिकल 71 में। विद द मतलब अभी हम क्या कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव की पावर कैसे जुडिशरी को कंट्रोल कर रही है या कैसे ओवरलैप कर रही है। फंक्शन तो जुडिशरी का है किसी पर्टिकुलर पर्सन को सेंटेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ की क्या किया जा सकता है, रिस्पाइट किया जा सकता है, रिप्राइव किया जा सकता है, पार्डन किया जा सकता है, कम्यूट किया जा सकता है। उसके बाद द ट्रिब्यूनल्स एंड द अदर क्वाजी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कैरी आउट जुडिशियल ड्यूटीज एज वेल। और ये तो हमारे को बिल्कुल क्लियर है कि कोई पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, यानी कि अगर हम इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करें, ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव विंग क्या है, जुडिशियल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, सारी उनकी सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव का जो इम्पैक्ट है वो कैसे इंटरवीन करता है विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर। द अथॉरिटी टू एनैक्ट एन ऑर्डिनेंस दैट कैरीज द सेम वेट एज लॉ। तो अब ये क्या कर रहा है कि जैसे लेजिस्लेचर ने इनको अथॉरिटी दी हुई है तो लेजिस्लेचर की तरह ये क्या करेंगे, जैसे स्कीम फॉर एग्जांपल मनरेगा के बारे में हम बात करते हैं। अब स्कीम मतलब मनरेगा एक एक्ट है, ठीक है, एक्ट बन गई, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एनैक्टमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर मनरेगा को एनैक्ट कराने के लिए लेजिस्लेचर को मतलब सॉरी जो आपका एग्जीक्यूटिव है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वो क्या करेगा, वो लॉज बनाएगा। तो ये पावर होगी उसके पास, ठीक है, बाय लॉज, बेसिकली रूल्स एंड बाय लॉज बनाएगा। Subjected to the limitation of the constitution, they have the power to enact rules governing their particular process and conduct of business। यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें लिमिटेशन तो प्रोवाइड करती है, बट अगेन वो क्या कर रहे हैं, रूल्स बनाएंगे पर्टिकुलर प्रोसेसेस के लिए। पावर टू ग्रांट बाय द डेलीगेटेड लॉ, तो वो उनके पास ये सारी पावर कहाँ से आ रही है, डेलीगेटेड लॉ से आ रही है, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से। अब हमारे पास आता है ओवरलैपिंग पावर ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी कैसे ओवरलैप करती है लेजिस्लेचर को, वेरी वेरी क्लियर कि लेजिस्लेचर ने कोई पर्टिकुलर लॉ बनाई, सेंटर ने लॉ बनाई, अब उस पर्टिकुलर लॉ में आपको ग्रीवियंस, आपको लग रहा है कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा टू द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट सर्व्स एज एन एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 142 इन ऑर्डर टू इंश्योर फुल जस्टिस। तो बेसिकली 142 के अंडर वो कैसे एग्जीक्यूट मतलब कैसे बिहेव करता है, एग्जीक्यूटिव की तरह बिहेव करता है। नाउ जुडिशरी कैसे एग्जीक्यूटिव को ओवरलैप करती है, अगेन वो भी चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर, दोनों के केस में क्या होगा, देयर विल बी अ जुडिशियल रिव्यू, लीगल रिव्यू,
कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं किया जा रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। सो जहाँ पर अब हम बात करें ना पूरा कंक्लूजन एज एन होल सेपरेशन ऑफ पावर का, तो सेपरेशन ऑफ पावर की मतलब सेपरेशन ऑफ पावर का जब हम फाइनल कंक्लूजन करते हैं तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि 3 विंग्स है, तीनों में पावर सेपरेटेड है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ को जब हम फाइनलाइज कर रहे हैं तो इसमें हम कंक्लूजन यही क्रिएट करते हैं कि पावर कैसे, उसको रिजिडिटी में नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता, सेपरेशन ऑफ पावर को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, उसमें 2 तरह के आपके बेसिकली फीचर्स होंगे, एसेंशियल और इंसिडेंटल पावर्स होंगी। एसेंशियल यानी कि पर्टिकुलर विंग की मेन पावर्स, उनके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं, लेकिन जो उनकी एडिशनल पावर्स है जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए हैं उसमें क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग हो सकती है। तो बेसिकली जो इंडियन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में हम जब बात करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे को क्लियर हो जाता है ये चीज़ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। Thank you so much. If you like the video, please subscribe the channel and stay tuned for more videos, and please do give your reviews. I'll try to improve with time. Thank you so much.